gram mole of gas, 1 gram mole of gas A, एक gaseous mixture है in which there are two gases, one is A and another one is B. There is 1 gram mole of gas A, ठीक है, and another gas B, दूसरा गैस है B. 1 gram mole of gas A, इसका जो गामा है, ठीक है, इसका जो गामा है, that gamma is given to you, ठीक है, गामा with gamma 1 is equal to let's say it is 5/3. There is another gas B, another gas B, another gas B. इसका कितना मोल है ये हमें गिवन नहीं है. वालेकुम अस्सलाम नासिर सबानी साहब. इसमें आपसे कहा गया कि इसका जो गामा है, दिस गामा 2 is equal to 7/5. This is the gamma for the second gas, ठीक है, at some temperature T. The gases A and B do not react with each other and assume to be ideal. Find the number of gram moles of B. मतलब आपको B का number of gram of moles बताना है. Number of gram moles of कौन सा बताना है? Of B. ठीक है, number of gram moles of B is equal to what? If gamma of the gaseous mixture. If gamma of the mixture का जो भाई आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया था, मुझे ये बताइए. थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रही है, वो मैं देख रहा हूँ, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा डिस्टरबेंस आ रही है, बट आपने क्वेश्चन नोट किया था. मैं फिर से क्वेश्चन लिखूं. 1 gram mole of gas A जिसका with gamma 1 is equal to 5/3. दूसरा गैस कौन सा है? अनदर गैस B with gamma 2 is equal to कितना है? 7/5. दूसरी वाली गैस है जिसका गामा कितना है? 7/5 at some temperature. These two are mixed together. और ये जो गामा ऑफ मिक्सचर है वो 19/13 है. तो आपको बताना क्या है? तो यू आर सपोज टू फाइंड नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ बी. क्वेश्चन नोट करो भाई जल्दी. बी इज इक्वल टू व्हाट? डिड यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन एवरीवन प्लीज? नासिर आरिशा दमन. आई कैन सी ओनली 3 ऑफ यू कनेक्टेड. तो इसका हमें गामा ऑफ मिक्सचर निकालना है. जल्दी करते हैं. गामा ऑफ मिक्सचर कितना होगा? तो अगर हम गामा ऑफ मिक्सचर निकालें तो देखो बेटा, हमें एक दो गैसेस गिवन है और दोनों याद रखो नॉन रिएक्टिंग है. दे विल नॉट रिएक्ट टू फॉर्म अ थर्ड गैस. ये नॉन रिएक्टिंग है और आइडियल भी है. तो इसका मतलब ये है कि हम वी कैन सिंपली से दैट कि अगर मैं सीवी गामा हमें गिवन है तो फ्रॉम गामा वी कैन राइट सीवी. ठीक है, गामा ऑफ मिक्सचर भी हमें गिवन है. हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है नंबर ग्राम मोल्स ऑफ गैस बी. तो हम यहाँ पर सीवी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से. देखो सीवी ऑफ मिक्सचर जब हमने लिखा था कल, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था N1CV1. इफ यू रिमेंबर, ये मल्टीप्लाई में मत समझ लेना. N1CV1 that is the coefficient of a specific heat at constant volume of one gas plus of N2 that is number of moles of another gas CV2 divided by N1 plus of N2. if you remember, मैंने Systems by
सर चलिए फिर से उसी सवाल पे आते हैं जो हमारा डिस्कशन चल रहा था। मैंने आपसे वो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा जो मैंने आपको बोला था। अब इस पे मैं सीवी की यस बात सर करूं लिखा तो मैंने आपसे बोला था कि सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा -1 होता है, तो दोनों गैसेस के लिए मुझे गामा गिवन है। तो CV1 वुड बी रिटन एज इक्वल टू आर अपॉन गामा, दैट इज 5/3 -1, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस वुड बी इक्वल टू 3/2r। देखो सॉल्व करके, तो ये 5 माइनस ऑफ 3 वुड बिकम इक्वल टू 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल कम आउट टू बी 3/2r। इज इट अंडरस्टूड? इसी तरह से CV2 अगर निकालोगे तो दिस वुड बी r डिवाइडेड बाय गामा। गामा इज अगेन 7/5 -1, सेकंड वाले गैस के लिए। क्लियर है सर? तो ये कितना आ यस जाएगा सर? सर इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 5r/2। तो वी हैव कैलकुलेटेड CV फॉर वन, CV फॉर अनदर, और CV फॉर मिक्सचर अगर हम निकालें, CV फॉर मिक्सचर, CV फॉर मिक्सचर, मिक्सचर का भी हमें गामा गिवन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ r गामा ऑफ मिक्सचर -1। तो दिस वुड बी इक्वल टू r divided by gamma of mixture is 19/13 -1. So this will be equal to what? So this will be equal to 13/6 into r. ये लिखा जा सकता है। अब हमें सिंपली करना क्या है, हमें मालूम है CV ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू N1 CV1, जो हमने फॉर्मूला लिखा था कल। तो CV ऑफ मिक्सचर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 13/6 मल्टीप्लाइड बाय r। CV1 इज हाउ मच? यस और सर CV1 जिसका ये है, CV1 जिसका स्पेसिफिक हीट है, उसका नंबर ऑफ मोल्स इज 1। So we can write it as 1 into 3/2 r। देखना बेटा, मल्टीप्लाइड 1 प्लस ऑफ N2, ऐसा लिख सकते हैं, कर सकता है। तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू कितना? तो 13/6, ये r से r कैंसिल हो जाएगा, है ना? ऑन द राइट साइड r है, ऑन द लेफ्ट साइड r है, तो आई कैन कैंसिल आउट दिस 2r। तो ये 13/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप क्रॉस मल्टी देखो, मैं दो काम एक साथ करूंगा, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो 13/6 r r एंड दीज r विल बी कैंसिल्ड आउट, तो व्हाट विल बी गेट? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 13 प्लस ऑफ 13 मल्टीप्लाइड बाय N2 आएगा सर। यहाँ से 6 को मल्टीप्लाई करो तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 प्लस ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 6। ये तो लिखोगे ना सर? देख लो सर, तो ये आ जाएगा 2 3 6, ये आ जाएगा 2 3 6। तो यहाँ 13 प्लस ऑफ 13 N2, दिस वुड बिकम इक्वल टू 18, सॉरी 18 नहीं 9, this would become equal to 9 plus of 3 और 15 times of N2। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N2। N2 अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 2 ग्राम मोल। N2 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 2 ग्राम मोल। इज इट करेक्ट? N2 will be equal to 2 gram mole। सर समझ पाए हो, सुन पाए हो? यस सर ठीक है, नोट करो, एक और ऐसा सवाल लेते हैं, नोट करो। देन हुआ सर हुआ हो गया? चलो एक और क्वेश्चन यस ऐसा लेते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल आपका जो है, वो दूसरा सवाल आप सुन लें। सर दूसरा सवाल आप लिखें या मैं लिख देता हूं, वो आप देख लीजिए स्क्रीन पे, उसको नोट करिए। हाउ मच ऑफ हीट एनर्जी हाँ should be added to the gaseous mixture? How much of heat energy should be added to the gaseous mixture consisting of 1 gram of hydrogen, 1 gram of hydrogen and 1 gram of helium, and 1 gram of helium to raise temperature from 0 degree centigrade to 100 degree centigrade at, पहला, at constant volume,
और दूसरा इसी का दूसरा पार्ट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और इसमें आपसे बोला गया है कि आपको R अज्यूम करना है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आपसे कहता है कि हाउ मच ऑफ हीट एनर्जी शुड बी एडेड टू द गैसियस मिक्सचर consisting of 1 gram of hydrogen and 1 gram of hydrogen and 1 gram of, बोलो, हीलियम, ठीक है, हीलियम। तो अब देखिए मेरी बात समझिए कि हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है? डायटोमिक गैस, डायटोमिक। क्लियर। और आपका जो हीलियम है इज अ मोनोएटॉमिक गैस। इस बात को समझिए आप। हाइड्रोजन कैसा है? डायटोमिक। डायटोमिक क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कभी H एग्जिस्ट नहीं करता, व्हाट एग्जिस्ट इज H2। तो हाइड्रोजन इज डायटोमिक गैस। हीलियम He एग्जिस्ट करता है, तो इट इज मोनोएटॉमिक गैस। और हाइड्रोजन कैसा है? डायटोमिक गैस, ठीक। दूसरी बात सर क्या है? तो दूसरी बात आप इस पे ध्यान से देखें कि अगर हाइड्रोजन इज अ डायटोमिक गैस तो इसके लिए Cv की वैल्यू क्या होगी? तो आपको याद होगा, शायद कल मैंने Cv का फॉर्मूला आपको बताया था कि if Cv, if you have to write Cv, तो Cv का फॉर्मूला था F/2 multiplied by R, where F was degree of freedom. Do you remember that? F was degree of freedom. समझ रहे हो? F was degree of freedom. तो F जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। और ये 2 आपको दिख रहा है इनटू R। तो अगर हमारा हाइड्रोजन इज डायटोमिक तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होगी? तो इसके लिए F की वैल्यू आएगी 5, और मोनोएटॉमिक के लिए कल मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला था 3, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम वुड बी 3 और डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम वुड बी 5, ठीक है। तो दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है। दूसरी बात, आप एक बात याद रखो कि मॉलिक्यूलर वेट, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है हाइड्रोजन का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 होता है बेटा। और हीलियम का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज इक्वल टू 4। तो अगर इसको हम ग्राम मोल में कन्वर्ट करें, है ना, इसको अगर हम ग्राम मोल में कन्वर्ट करें, ग्राम मोल, ये जो आपको यूनिट गिवन है ये कंसिस्टिंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस है, ये consisting of 1 gram of hydrogen and 1 gram of helium. This is the mass of the gases, मतलब गैस का मास गिवन है। और जब हम फॉर्मूला लिखते हैं Cv ऑफ मिक्सचर का, तो वी नीड ग्राम मोल्स और सिंपली मोल्स, है ना, इन लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स है ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, तो नंबर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो दिस वुड बी रिटन एज 1/2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की, सॉरी, हीलियम की अगर हम बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू 1/4। ये कैसे लिखा सर? तो याद करो, मोल इज इक्वल टू व्हाट? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हीलियम इज इक्वल टू 1, और मॉलिक्यूलर मास फॉर हाइड्रोजन इज 2 एंड हीलियम इज 4। तो इसलिए मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास इज 1, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास इज 2, गिवन मास इज 1, मोलर या मॉलिक्यूलर मास इज 4, तो 1/2 एंड 1/4। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इन दोनों को हमने मिक्स किया तो Cv ऑफ मिक्सचर कितना होगा? व्हाई डू यू वांट टू फाइंड आउट द Cv ऑफ मिक्सचर? बिकॉज these two gases has been mixed together. तो इसका मतलब we don't have hydrogen or we don't have helium, we have mixture of hydrogen and helium. तो we will have to find the Cv for mixture. क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों गैस मिक्स करे गए तो they will behave as a single gas which is the mixture of hydrogen and helium. तो इसको as one gas हमें ट्रीट करना है। तो one gas अगर हम as one gas इसको ट्रीट करेंगे तो हमें इसका Cv पता होना चाहिए मिक्सचर का। और मिक्सचर का Cv पता करने के लिए मैंने आपसे बोला हुआ है कि N1 और C1 वाली बात जो है, ठीक है, N1 CV1 प्लस ऑफ N2 CV2, वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो N1 की वैल्यू क्या हो गई? तो N1 की वैल्यू 1/2 हो गई, मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/2 मल्टीप्लाइड बाय R। सर ये कैसे लिखा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो CV की वैल्यू 5/2 मल्टीप्लाइड बाय R, प्लस ऑफ N2 की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 फॉर हीलियम, and this would be written as equal to 3/2 multiplied by R divided by N1 plus of N2, that is 5/2 sorry 5/2 कह रहा हूँ, 1/2 प्लस ऑफ कितना आ जाएगा? 1/4। तो फ्रॉम दिस विल गेट द वैल्यू ऑफ Cv फॉर मिक्सचर। सॉल्व करके बताओ तो ये Cv फॉर मिक्सचर कितना आया? सॉल्व करके बताओ, व्हाट डू यू गेट Cv फॉर मिक्सचर?
What do you get the value of CV of mixture? जल्दी. अरे आपको मेरी आवाज जा रही है? आप लोग ये सॉल्व कर पाए हो? अरीशा, दमन, नासिर एंड शमीम. सर 2.16 आर आ रहा है. 6 2 नंबर है. ठीक है. 2.16 आर. इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज 2.16 आर, है ना? ये मैंने क्यों निकलवाया? क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है. 2.16 आर ये आ रहा है इनका. तो अब देखिए, अब आपसे पूछा, ये नहीं पूछा था कि सीबी ऑफ मिक्सचर बताओ. आपसे सवाल में क्या पूछा था? आपसे सवाल में पूछा था कि इफ आई वांट टू चेंज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपसे पूछा था कि हाउ मच ऑफ द हीट एनर्जी शुड बी एडेड टू द गैसियस मिक्सचर. हमें कितनी हीट एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी इस गैसियस मिक्सचर को, इस गैसियस मिक्सचर को हमें कितनी हीट एनर्जी देना पड़ेगी अगर हम इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा के कितना करना चाहते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हाउ मच ऑफ द हीट एनर्जी वुड बी required to be given to this gas to raise its temperature from 0 to 100. तो पहले हमने क्या पता कर लिया कि भाई ये जो गैसियस मिक्सचर है इसका सीवी कितना है, तो वो हमने पता कर लिया. अब क्यों पता किया? बिकॉज हमें मालूम है बेटा कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम हीट प्रोवाइड करते हैं टू चेंज द इंटरनल एनर्जी, ठीक है, या टू चेंज द इंटरनल एनर्जी, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Q can be written as equal to what? तो Q can be written as equal to NCV delta T at a constant volume. हमें ये Q निकालना है. हम N समझ, N हमें पता है, N is the total number of mole of the mixture. CV हमने निकाल लिया, CV for the mixture. डेल्टा T हमें पता है कि 0 से 100 करना है, तो इसका मतलब Q की वैल्यू निकालनी है. तो Q would be equal to 1/2 प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड बाई सीवी ऑफ द मिक्सचर. सीवी ऑफ द मिक्सचर हमें बताया गया कि भाई 2.16 मल्टीप्लाइड बाई आर आ रहा है. ठीक है. इनटू कितना? तो इनटू ये सीवी ऑफ द मिक्सचर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है हमें? टेम्परेचर. टेम्परेचर को हमें कितने से कितना करना है? तो टेम्परेचर इज सपोज टू बी चेंज फ्रॉम 0 टू 100. तो इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर इज 100 माइनस ऑफ 0. इज इट क्लियर? ठीक है. क्लियर हो गई बात सबको? आर की वैल्यू आप कितनी रख सकते हो? यहाँ पर आर की वैल्यू आपको दिया है उसने कि 2 कैलोरी पर मोल केल्विन रख सकते हो, तो आर की जगह आप 2 लिख सकते हो, है ना? तो आप सॉल्व कर लोगे. इसी तरह से आपको दूसरा पार्ट इसमें क्या पूछा है? दूसरा पार्ट अब देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर. अगर मान लो मुझे यही इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना हो 0 टू 100 एट कांस्टेंट प्रेशर. पहले केस में तो उसने कहा कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर ये करना हो तो क्या होगा. अब इसी में अगर मुझसे कह दे वो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए आप याद रखो कि Q की वैल्यू होती है N into Cp multiplied by delta T. But as it is mixture, तो ये N mixture का होना चाहिए, Cp would be of mixture and this is delta T for the mixture. तो हमें Cv of the mixture पता है, but Cp of the mixture नहीं पता है. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ Cp of mixture is equal to Cv of mixture प्लस ऑफ आर. कल ये हमने पढ़ा था Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर होता है. तो मिक्सचर के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं सर. मिक्सचर के लिए अगर ऐसे लिखेंगे तो ये कितना होगा? 2.16 आर प्लस ऑफ आर. ये सॉल्व कर लो तो Cp ऑफ मिक्सचर आ जाएगा. वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ Cp ऑफ मिक्सचर, तो हीट वुड बी इक्वल टू N. N की वैल्यू अपने को पता है 1/2 प्लस ऑफ 1/4. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय Cp, ये जो भी यहां से निकल के चला है. ठीक है. तो ये आ जाएगा 3.16 मल्टीप्लाइड बाय आर. ठीक है. मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? ये Cp निकल आया हमें मिक्सचर का, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T. डेल्टा T इज 100 माइनस ऑफ 0. सॉल्व कर लो, जो भी आ जाए इसका आंसर है.
समझे मिक्सचर के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, सीपी हो या सीवी हो या हमें इंटरनल एनर्जी हो। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। हो गया बच्चे? Done, sir, done. ओके ठीक है ऋषा बेटा, जो भी आंसर आ रहा हो देख लो। इसका जो आंसर दैट आई एम हैविंग विथ मी, इसका जो आंसर आएगा, इसका दो आंसर जो आपके पास आएगा, पहले वाले का आंसर आएगा 325 और दूसरे वाले का आंसर आएगा 475। आई हैव टू आंसर, दो पार्ट है तो दो आंसर आएगा। पहले वाला में सर। जी सर। पहले वाले पार्ट का आंसर इज 3/325 कैलोरी और दूसरे वाले पार्ट का आंसर इज 475 कैलोरी। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना। 325 475 ये दो होगा। यस सर, हो गया सर। ओके चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट पे। थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट पे, तो थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट पे अगर हम बात करें, अब ये देखो, ये जो मैंने सिखाया है वो केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो कुछ पोर्शन था वो आपको सिखाया है। मैं रिपीट करता हूँ कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैंने आपको सिखाया क्या है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पहली बात तो मैंने आपको सिखाया कि व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस का फॉर्मूला एक बताया था 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया, तो मैंने सिखाया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस 3/2 kT, या उसी को आप एनआरटी के टर्म्स में लिख सकते हो 3/2 एनआरटी। इस तरह की बात मैंने सिखाई है आपको। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पीड सिखाया आपको, रूट मीन स्क्वायर एवरेज स्पीड है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इस तरह के स्पीड्स आपको सिखाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट, यस नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने क्या सिखाया आपको, गैस लॉज बताया है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ है ना, इस तरह के लॉज मैंने सीखे, उस पर कुछ क्वेश्चंस हमने करे। फिर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चर्चा किया, उसके बाद उसके लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी पे, फिर इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला इन सीवी डेल्टा टी होता है, मिक्सचर का क्या होता है, वो सब हमने सीख लिया। अब नाउ वी आर इन पोजीशन टू डील विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो टॉपिक डालें थर्मोडायनेमिक्स, टॉपिक डाल दें थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, यस। थर्मोडायनेमिक्स, चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम बात करें बेटा, तो थर्मोडायनेमिक्स में सिंपली सबसे पहली बात, अब देखो अपने पास इतना समय नहीं है, आपने केमिस्ट्री में सुना होगा थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसमें सिस्टम क्या होता है, इसमें सराउंडिंग क्या होती है, और हमारा जो सिस्टम है वो कितने टाइप का होता है, आपने सुना होगा ना, क्लोज्ड, आइसोलेटेड, ओपन। ठीक है, इस तरह के सिस्टम आपने सुने होंगे। तो दीज आर द सिस्टम्स जो हम जानते हैं। तो इतने फॉर्म के सिस्टम होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो खैर, तो वो सब आप बेसिक चीजें, बेसिक टर्मिनोलॉजी जानते हो। हम जो चीजें करेंगे वो ये है कि हमें तो क्वेश्चन समझना है, हमें क्वेश्चन करना है, किस वैरायटी के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं उस पर बात करनी है। तो इस तरह की चीज हमें सीखनी है। ठीक है, तो इसलिए पहली बात तो आप ये समझें कि सबसे पहला जो हम स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज द लॉ बेस्ड ऑन थर्मोडायनामिक्स, दिस इज द लॉ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ टॉक्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने सुना होगा जीरोथ लॉ भी होता है, बट उस लॉ को मैंने कंसीडर नहीं करा यहाँ पर, बिकॉज देयर विल बी नो न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द जीरोथ लॉ। यस, इट्स अ लॉ दैट एग्जिस्ट। और आपने सुना होगा जीरोथ लॉ होता है, और जीरोथ लॉ का मतलब भी आपको याद होगा कि इफ आई से कि देयर इज टू बॉडीज ए एंड बी एंड दीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, एंड अगेन देयर इज टू बॉडीज ए एंड सी एंड दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम।
तो इसका मतलब होता है कि बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, बी और सी भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। तो अगर ये जीरोथ लॉ है, बट देयर इज नो मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर दिस लॉ, तो मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन मैथमेटिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं बनता है, तो इसलिए हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल अगर बनेगा तो वो आप कॉन्सेप्चुअल कर सकते हो if you remember the statement of the law. So I'm not talking about the zeroth law. From where I'm starting is the first law of thermodynamics. First law talks about the conservation of energy, and first law simply says that if we have a system matlab we can have a gas in a cylinder fitted with a piston, that will be called a system for us. So if we have system, ठीक है, तो अगर हमारे पास सिस्टम है, मतलब सिस्टम का मतलब कि वी हैव अ सिलेंडर इन विच गैस इज केप्ट फिटेड विद अ पिस्टन, ठीक है, तो उस केस में अपन सिंपली ये कह सकते हैं कि वट एवर द हीट इज गिवन टू द सिस्टम, द होल ऑफ द हीट इज बेसिकली यूज्ड अप इन टू वेज. Some part of the heat performs work, some part of heat performs work, and the remaining part of the heat just changes the internal energy of the gas. फिर से मेरी बात सुनो कि अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर दें तो दिस हीट इज यूज्ड अप इन टू वेज. सम पार्ट ऑफ दिस हीट परफॉर्म वर्क्स एंड सम पार्ट ऑफ हीट चेंजेस द इंटरनल एनर्जी, ठीक है. इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका सिंपल सा स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है कि द अमाउंट ऑफ हीट चेंज्ड, रिमेंबर दिस हीट इज नॉट द हीट एट सम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब जो गैस की हीट है वो कोई यूनिक वैल्यू ऑफ हीट नहीं है कि भाई इस समय पे इतनी हीट है, दूसरे समय पे इतनी हीट है, हीट कंटेंट इतना है गैस का, वो नहीं है. ये बेसिकली ये सिंपल सी बात ये कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द हीट दैट इज द गैस हैविंग. किसी पॉइंट पे यूनिक वैल्यू ऑफ हीट ऑफ द गैस हमें नहीं पता चलती. हमें गैस का हीट हमने कितना चेंज किया वो पता चलता है. आइदर द हीट इज गिवन टू द गैस और हीट इज टेकन आउट ऑफ द गैस. तो हमें गैस के हीट कितना दिया हमने या हीट कितना निकाला है वो पता चलता है. तो इसलिए मैं इसे लिख रहा हूँ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू. मतलब वॉट एवर द हीट इज गिवन इज यूज्ड अप इन टू वेज. सम पार्ट ऑफ द हीट डज सम वर्क एंड सम पार्ट ऑफ द हीट चेंजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस. अब इसमें दो चीजें आती हैं, इंटरनल एनर्जी, दूसरा है हमारा, ठीक है, दूसरा है हमारा वर्क डन. ठीक है, इसमें दो चीजें आती हैं और एक है हीट, तीसरी चीज. इसमें साइन कन्वेंशन पे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं वर्क डन समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन समझेंगे. तो देखिए सबसे पहली बात, साइन कन्वेंशन. जो केमिस्ट्री में आपने साइन कन्वेंशन लिया होगा उससे हमारा साइन कन्वेंशन डिफरेंट है, और उसका मैं लॉजिक भी आपको दे दूंगा सो दैट यू कैन रिमेंबर द साइन कन्वेंशन दैट वी यूज. पहला, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हैं ऑन द सिस्टम, तो दिस वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव. साइन कन्वेंशन हमारा क्या होगा कि अगर हम सिस्टम पे वर्क करें तो वो नेगेटिव होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर हो रहा हो, सिस्टम वर्क कर रहा हो, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव. ठीक है, क्या मतलब हुआ सर इसका? मतलब अपने को नहीं समझ में आया. देखिए मेरी बात समझिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम. ठीक है, अगर मान लो कि इफ वी हैव अ गैस इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन, ठीक है, इस गैस ने अगर वर्क किया है, इसका मतलब है कि अगर गैस एक्सपैंड हुई है, सोचो अगर मैं इसको हीट करूं और गैस एक्सपैंड हो रही हो, तो हम कहेंगे गैस पिस्टन को धक्का दे रही होगी, फोर्स लगा के इसको पुश कर रही होगी आउटवर्ड्स. तो इसका मतलब है कि ये जो गैस है वो वर्क कर रही होगी, गैस वुड बी डूइंग सम वर्क ऑन द पिस्टन. तो ये जो गैस वर्क कर रहा होगा पिस्टन पर, तो ये गैस का वर्क हो रहा है, मतलब वर्क इज बीइंग डन बाय द गैस, तो दिस वर्क डन विल बी टेकन एज पॉजिटिव. बट अगर आप सोचो कि मैंने इसको हीट नहीं किया, इनफैक्ट what I am doing is I am pushing the piston inwards, मैं पिस्टन को पुश कर रहा हूं अंदर की तरफ, मतलब मैं कंप्रेस कर रहा हूं गैस को. तो मींस I am doing some work on the gas and the work being done by me on the gas will be taken as negative. लॉजिक क्या है सर? लॉजिक समझिए आप. इसका लॉजिक मैं आपको ऐसे देता हूं कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने एक बाइक बनाया है ना, यू मेड अ बाइक. तो बाइक अगर आपने बनाया, तो बाइक आपने बनाया कि बाइक पे बैठ के आपको राइड प्रोवाइड हो, मतलब बाइक प्रोवाइड्स यू अ राइड.
आपने बाइक इसलिए नहीं बनाया है कि आप बाइक को धक्का देके चलाओ। अगर बाइक राइड प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो इसका मतलब है जिस काम के लिए हमने बाइक बनाया था वो काम बाइक कर रहा है, तो वर्क डन बाय द बाइक वुड बी पॉजिटिव फॉर यू। बट अगर मान लो कि वही बाइक खराब हो जाए और आपको धक्का देके बाइक को चलाना पड़ जाए, तो आपके लिए तो नुकसान हो गया ना, ये तो फायदा नहीं हुआ आपका। तो क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हो गया सर, बहुत सिंपल सी बात है कि आप बाइक आपने बनाया था अपने आराम के लिए, आपको दुखी कर रहा है वो, तो आपने जो वर्क किया बाइक को धक्का देने में, वो आपके लिए यूजफुल तो नहीं हुआ ना, तो इसलिए वो वर्क डन इज नेगेटिव। दिस इज माय लॉजिक, ये लॉजिक है फिजिक्स वालों की, ये लॉजिक है कि हमने सिस्टम बनाया है वो किसी पर्पस के लिए बनाया है। अगर वो पर्पस वो सिस्टम सॉल्व नहीं कर रहा है, इनफैक्ट हमें उल्टा उस सिस्टम पे काम करना पड़ रहा है, तो दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है। सिमिलरली हीट, अब देखो सिस्टम अगर वर्क कर रहा है सर, तो सिस्टम कुछ डिजर्व भी तो करता है भाई। जैसे आपने बाइक बनाया आपको राइड प्रोवाइड करने के लिए, तो बाइक को कुछ दो भी तो सही, ताकि वो आपको राइड प्रोवाइड कर सके। बाइक को खुश रखो ना। तो बाइक को क्या चाहिए काम करने के लिए? फ्यूल चाहिए। तो जो आप फ्यूल दोगे, वो फ्यूल वो डिजर्व करता है ना भाई, वो फ्यूल। ठीक है। तो अगर वो फ्यूल डिजर्व करता है, तो इसका मतलब है कि उसको जो भी आप फ्यूल दे रहे हो, वो इसलिए दे रहे हो कि वो आपको राइड प्रोवाइड करे, वो आपके लिए काम करे। तो द फ्यूल गिवन टू द बाइक इज पॉजिटिव। बट उसी बाइक से सोचो, उसी बाइक से सोचो पेट्रोल, सॉरी डीजल नहीं, पेट्रोल होता है, पेट्रोल लीक करना शुरू कर दे। बाइक से क्या करना शुरू हो जाए? पेट्रोल लीक करना शुरू हो जाए, स्मोक निकलना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगे, तो आप क्या कहोगे कि आपने जो फ्यूल दिया था वो फ्यूल लीक हो रहा है, वो फ्यूल वेस्ट हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब कि बाइक अगर फ्यूल बाहर निकालने लग जाए, तो वो आपके लिए फिर से नुकसान हो गया। बट आपने बाइक को फ्यूल दिया ताकि बाइक आपको राइड प्रोवाइड करे, तो वो तो आपके लिए, भाई आप उसको फ्यूल दोगे तभी वो काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हीट गिवन टू द सिस्टम एंड हीट गिवन बाय द सिस्टम। हीट गिवन टू द सिस्टम। अगर हमने अगर हमने हीट, अब उस फ्यूल को हीट समझ लो आप, हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो ताकि वो वर्क परफॉर्म करे, तो दिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। और ये जो हीट गिवन बाय द सिस्टम है, जो हीट सिस्टम बाहर निकाल रहा है, that would be taken as negative. This is the sign convention for you. Did you understand? The last point is delta U, that is the internal energy का change. Obviously तुम खुद सोच के देखो कि अगर वो हीट हम दे रहे हैं गैस को, तो गैस को अगर हम हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। गैस को हम हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर हम गैस को हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज तो हमारे लिए पॉजिटिव हुआ ना। और अगर वो गैस में से हीट निकल रही है तो उसका टेम्परेचर घटेगा, तो टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगी। बिकॉज इंटरनल एनर्जी आपको मैंने कल बताया था कि चाहे कोई सा भी केस हो, इंटरनल एनर्जी आप हमेशा ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। इसका मतलब है डेल्टा यू कैन बी रिटन एज एनसीवी टी फाइनल माइनस ऑफ टी इनिशियल। तो अगर हमारा इंटरनल एनर्जी बढ़ता है तो इट विल बी पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी कम होता है तो इट विल बी नेगेटिव। इसी और इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा कौन? जो आप हीट दोगे सिस्टम को, तो वो टेम्परेचर बढ़ाएगा, मतलब अल्टीमेटली वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। और जो सिस्टम हीट देगा अपने थ्रू बाहर निकालेगा, वो क्या करेगा? टेम्परेचर को कम करेगा, मतलब इंटरनल एनर्जी कम होगी। तो इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही है, इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज हो रहा है, तो दैट वुड बी पॉजिटिव। और इंटरनल एनर्जी का डिक्रीज हो रहा है, तो दैट वुड बी नेगेटिव। तो इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, और डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव। ठीक है। तो दीज आर द साइन कन्वेंशन। अब मैंने इसमें आपको इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बता दिया कि इंटरनल एनर्जी यू कैन सिंपली राइट इट एज एनसीवी डेल्टा टी, दैट आई हैव टोल्ड यू। वर्क डन इन अ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस अब क्या होगा, तो आप इस बात को याद रखें, वर्क डन इन अ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, वर्क डन इन अ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इज इक्वल टू, आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो, पीडीवी। चाहे वो विच एवर बी द प्रोसेस, द वर्क डन विल ऑलवेज बी इक्वल टू पी इंटू डीवी। समझ में आ रही बात? वर्क डन बाय द गैस या ऑन द गैस वुड बी इक्वल टू पीडीवी। समझे? अच्छा, एक बात आप ये भी याद रखें कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है।
है ना। तो पीडीवी की जगह हम एनआरटी वाला टर्म यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर यूज। पहले तो आप इस सब कुछ लिख लो जो स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद बताता हूँ आगे। डन बेटे, आपने नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. Done. ठीक है, वेरी गुड। Yes, सब ने sir. बेटे, सबकी आवाज नहीं आ रही? चलो अब आगे देखो, इसी में कुछ और बातें समझाता हूँ कि ये तो वर्क डन हो गया बाय द गैस और ऑन द गैस, दैट वुड बी रिटन एज पीडीवी। ठीक है, इट इज अ डिफरेंट थिंग कि पी की वैल्यू वी के टर्म्स में लिखा जाएगा, तो वो अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बट इन अ जनरल वे जो गैस का जो वर्क है ना, वर्क डन ऑन द गैस या बाय द गैस, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू पीडीवी। अब आते हैं दूसरी बात पे सर। दूसरी बात, अदर देन दिस पीडीवी there can be other works also on the gas and that work can be of say, मान लो कि और भी वर्क हो सकते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ सर। जैसे मान लो मैंने एक ये पिस्टन लिया, ऐसे ऐसे लिया, ठीक है, और ये ऐसे लिया, और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है, ये ब्लॉक का मास m है, ये स्प्रिंग लगी हुई है, इस ब्लॉक का मास m है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? ये पिस्टन, समझ रहे हैं आप, ये पिस्टन है ना। और आप मान लीजिए कि ये इसके अंदर गैस इंट्रैप्ड है और ये गैस एक्सपैंड हो रही है, कंप्रेस भी हो सकती है, एक्सपैंड भी हो सकती है, कुछ भी हो जाए। तो अगर ये एक्सपैंड होगी तो पिस्टन ऊपर की तरफ पहुंचेगा। अगर पिस्टन ऊपर की तरफ पहुंचेगा तो यहाँ पर सिर्फ एक वर्क नहीं आएगा जो पीडीवी है, दैट इज नॉट ओनली द वर्क दैट यू विल गेट। यहाँ पर जो वर्क है वो 3 वर्क हो रहे होंगे एट द सेम टाइम। एक तो गैस वाला वर्क डन पीडीवी, वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स भी हो रहा होगा, वर्क डन अगेंस्ट प्रेशर भी हो रहा होगा, और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो रहा होगा। देखो मेरी बात समझो सर। पहली बात, अगर मैं इस पिस्टन को देखूं, अगर इस गैस को एक्सपैंड करना है, ये पिस्टन देखो, अगर इफ दिस गैस वांट्स टू एक्सपैंड, तो अगेंस्ट हाउ मेनी फोर्सेस दिस गैस विल हैव टू परफॉर्म वर्क। तो एक तो एक्सटर्नल प्रेशर जो हमें मालूम है वो होगा, तो यहाँ पर एक प्रेशर लग रहा है, तो इस प्रेशर के कारण एक फोर्स होगा, तो अगेंस्ट दिस फोर्स द गैस विल हैव टू परफॉर्म वर्क। दूसरी बात, अगर गैस ऊपर पिस्टन ऊपर जा रहा है तो गैस एक्सपैंड कर रही है, और गैस एक्सपैंड कर रही है तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा होगा। तो अगर स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग का एक फोर्स होगा, दैट वुड बी इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू kx। इसके अगेंस्ट भी गैस को परफॉर्म करना पड़ेगा वर्क। तीसरा, हमने ये जो है ये एक मास प्लेस कर रखा है पिस्टन पर, तो इसका भी तो mg लग रहा होगा नीचे की तरफ। तो इसका मतलब गैस विल हैव टू परफॉर्म वर्क, गैस विल हैव टू परफॉर्म वर्क अगेंस्ट दिस mg आल्सो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सर इस केस में अगर मैं बात करूं ना, इस केस में अगर मैं बात करूं तो वर्क डन वुड बी रिटन एज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई v। मान लो कि फाइनल वॉल्यूम का चेंजेस v, आई एम जस्ट राइटिंग द वर्ड, ठीक है। या इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो सर, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो, पी डीवी वी लिख लो, या आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख लो तो पी नॉट इंटू वी लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। ये तो बस एक रिजल्ट बताया जा रहा है, पी नॉट वी प्लस ऑफ स्प्रिंग के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा दैट वुड बी हाफ के एक्स स्क्वायर। या आपने मैकेनिक्स वाले पार्ट में पढ़ा होगा कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग और ऑन द स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर, प्लस ये जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है दैट वुड बी रिटन एज फोर्स, दैट इज ग्रेविटी का फोर्स multiplied by the displacement, so this would be mg multiplied by x. So these are 3 work that is required to be done by the gas to move this piston outward. Did you understand? कितने वर्क हो रहे होंगे सर? तो there would be 3 work Yes, done. sir. ठीक है, so that is needed to be done to move the piston outward. I hope सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अगर सबको क्लियर हो गया तो मैं आगे की बात करूंगा। इफ एवरीवन इज कन्विंस्ड विद दिस तो मैं आगे की बात करूंगा। सर अगर इंटीग्रेशन से करेंगे तो लिमिट्स क्या लेंगे? देखो बेटा, ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट लिमिट्स होगी। अरीशा, लिमिट्स क्या लेंगे बेटा? इसमें डिफरेंट केस में डिफरेंट लिमिट्स होगी। जैसे अगर हम ये वाला वर्क निकालना चाहते हैं तो दिस वुड बी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय dx, बिकॉज दिस फोर्स इज वेरिएबल, तो आई विल राइट इट एज kx dx। लिमिट
क्या होगी इस बात को ऐसे समझो, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि इस पॉइंट पर जब है हम हैं और गैस की इनिशियल वॉल्यूम V नॉट है, तो इस पॉइंट पे मान लो कि x इनिशियल इज इक्वल टू, मैं 0 मान लेता हूं इसको रेफरेंस लाइन मान के, और मैं आपसे कह दूं कि ये x लेंथ से बाहर गया है, मतलब दिस पिस्टन हैज मूव्ड आउट बाय अ लेंथ ऑफ x, तो x फाइनल की वैल्यू को अपन कितना लिख सकते हैं, तो x फाइनल की वैल्यू को मान लो x लिख सकते हैं, तो इसकी लिमिट होगी 0 to x। ठीक है, इन डिफरेंट सिचुएशन इट विल चेंज, मतलब कहां से कहां तक की आप बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट्स लेंगे। ठीक है बेटा, छोटी अरीशा, यस सर। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए सर, आपको ये बात अगर समझ में आती है तो अब और आगे बातें सुनिए, कुछ कुछ बातें और सुनिए। ठीक है, दूसरी बात जो बिफोर वी स्टार्ट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, उससे पहले जो दूसरी बात है आपको याद रखनी है, दैट इज इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, कौन सा डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम। अब इंडिकेटर डायग्राम का क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, इंडिकेटर डायग्राम का मतलब है पीवी कर्व दैट इज ड्रॉन फॉर एनी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, कोई भी हम कर्व ड्रॉ करें तो उसको हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। Yes तो sir. पीवी कर्व ड्रॉन इज नोन एज इंडिकेटर डायग्राम। अब ये जो पीवी कर्व हम ड्रॉ करेंगे वो पीवी कर्व कैसा आएगा, तो देखो या तो ये पीवी कर्व, अच्छा ये डिपेंड करता है बेटा, ये जरूरी नहीं कि सब में ऐसा ही आएगा, सब में ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा कर्व आएगा, ये जरूरी नहीं, इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, whether the process is isothermal process or the process is adiabatic process or isobaric or isochoric, इस बात पे ये डिपेंड करता है। तो ऐसा मत कह देना कि दिस पीवी डायग्राम विल ऑलवेज बी अ कर्व, नहीं नहीं नहीं, ये कर्व होगा ये जरूरी नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है सर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है तो ये, खैर मान लो कि मैंने एक कर्व ले लिया, इसी तरह से अगर मैं एक बार और ऐसा कर्व ले रहा हूँ, पीवी डायग्राम मतलब इंडिकेटर डायग्राम, अगेन आई एम टेकिंग अगेन अ कर्व। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है बट मैं एक कर्व ले रहा हूँ। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस कि कब स्ट्रेट लाइन होगा कब कर्व होगा, वो प्रोसेस पे आएगा। और जब मैं 4-5 प्रोसेस डिस्कस करूंगा ना, जो आपने सुना होगा, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक, तो उसमें भी फिर से मैं पीवी इंडिकेटर डायग्राम में बनाऊंगा, तो वहां आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी। बट मान लो अभी अगर कर्व लिया है तो ये सिंपली ये कहता है, अगर मैंने ये कर्व लिया, सर दोनों का एरो सेम क्यों ले लिया, अगर मैंने ये कर्व लिया और इसमें मैंने एरो ऐसे बना लिया, तो इस कर्व का पहले ऊपर वाले कर्व का मतलब समझो। ऊपर वाले कर्व में आप देख रहे हो कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एंड प्रेशर इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है अगर ऊपर वाले कर्व में देखो। हम ये जानते हैं कि वर्क डन हमने लिखा था पीडीवी, यहां पर जो वॉल्यूम है इस पॉइंट पे ये वॉल्यूम इनिशियल और इस पॉइंट पे ये वॉल्यूम फाइनल, एंड बिकॉज वॉल्यूम इज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस, तो इनिशियल से फाइनल जाऊंगा। ठीक है, तो इनिशियल से फाइनल जाऊंगा तो फाइनल वॉल्यूम इज मोर देन दैट ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, इसका मतलब ये जो वर्क डन आना चाहिए दिस वुड बी पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इस बात को अगर ऐसा सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है एंड दिस इज डेल्टा वी, तो पी डेल्टा वी का मतलब होता है पी फाइनल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। इस वाले केस में अगर हम देखें तो ये वाला जो है हमारा, ये वाला और ये वाला, तो ये कर्व ऐसे एरो उल्टा जा रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पर ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये फाइनल वॉल्यूम है, ये कर्व उल्टा जाने का मतलब, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम इन दिस केस इज लेस देन दैट ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, तो वर्क डन इस केस में अगर हम देखेंगे तो निगेटिव आएगा। पता नहीं सर क्या बोल रहे हो, तुम ही समझ रहे हो। अरे मेरी बात सबको क्लियर है कि अगर एरो ऐसा हो तो इसका मतलब है वर्क डन इज पॉजिटिव, और एरो उल्टा जा रहा हो तो इसका मतलब है वर्क डन निगेटिव। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सर क्या हो गया? यस सर। ठीक है, अब दूसरी बात सुनिएगा। दूसरी बात, इस केस में आपसे कहा जाता है कि अगर मैं एरिया अंडर द कर्व ले लूं, ये एरिया, एरिया अंडर द पीवी इंडिकेटर डायग्राम, दिस एरिया, तो एरिया अंडर पीवी कर्व याद रहे, बट पीवी कर्व होना चाहिए, पीवी कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। यहां पर भी एरिया अंडर द पीवी कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन, एरिया अंडर पीवी कर्व, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, तो इज इक्वल टू वर्क डन। दोनों केस में एरिया अंडर द पीवी कर्व इज वर्क डन, बट दोनों में फर्क यह है कि इसमें जो वर्क डन आएगा इस वाले केस में, इफ देयर इज एन एक्सपेंशन, तो इस केस में जो वर्क डन आएगा दिस वर्क डन विल बी पॉजिटिव,
और इस केस में जो वर्क डन आएगा दूसरे वाले केस में व्हेन देयर इज अ कंप्रेशन, तो इसका मतलब वर्क डन वुड बी नेगेटिव। भाई एक्सपेंशन हुआ इसका मतलब है कि गैस ने वर्क किया पहले केस में, और कंप्रेशन हुआ इसका मतलब है गैस पे वर्क हुआ इन द सेकंड केस। तो एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। आई होप आई हैव मेड माय स्टेटमेंट क्लियर कि पीवी इंडिकेटर डायग्राम हो तो एरिया अंडर द कर्व विल बी इक्वल टू द वर्क डन। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। यहां तक बातें कर लेना सर। Yes, sir. Sir. इरेज कर सकता हूं, कैन आई इरेज दिस? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सो मच छोटे, नींद आ रही है? चलिए, तो एक काम करिए, आप आज यहीं तक रहने दीजिए, टाइम आपको ऑलमोस्ट हो गया, तो मैं आज आपको यहीं तक रहने देता हूँ, फिर नेक्स्ट डे इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे बात करेंगे।